बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये जो पहली ख़बर है जहाँ से हम आगाज़ करेंगे, ये ख़बर इसराइल से आई है और द टाइम्स ऑफ इसराइल की ख़बर है। इसकी ट्रांसलेशन मैंने निकाली है आपके लिए, और ये ख़बर इस खित्ते के लिए कुछ बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इसराइल और अमेरिका का बड़ा ज़बरदस्त साथ है। उन्होंने कुछ नए हथियार बनाए हैं स्पेशली, और ये हथियार डिज़ाइन किए हैं ईरान के ख़िलाफ़, और उन हथियारों के लिए स्पेशल बजट है जो इसराइल अनाउंस कर रहा है। तफसीलात क्या है ये आप सुन लीजिए। ईरान पर हमले के लिए इसराइल का $1.5 अरब का बजट मंजूर। ये इसराइली अखबारात के अंदर खबर छपी है। इसराइली हुकूमत ने ईरान के एटमी तनसीबात पर मुमकिना हमले की खातिर फ़ौजी सलाहियत के लिए $1.5 अरब के बजट की मंजूरी दे दी है। इस बजट में मुख्तलिफ़ किस्म के हथियार, जिनमें जंगी और ड्रोन तैयारे, खुफिया मालूमात के हुसूल और ऐसे हथियारों का हुसूल शामिल है जो ईरान की एटमी सलाहियत की फूल प्रूफ और ज़ेरे ज़मीन तनसीबात को निशाना बना सकते हैं। ईरान के लिए मुख्तस बजट सन 2021 और 2022 के लिए रवां बरस इस बजट में जो 60% है वो दिया जाएगा, और अगले साल के लिए बाकी 40% की रकम जो है वो दी जाएगी। ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब हाल ही में अमेरिका ने GBU-72, ये बम है एक जो अमेरिका ने ईजाद किया है, GBU-72, ये बमों के कामयाब तजर्बात का दावा किया अमेरिका ने। ये बम ज़ेरे ज़मीन बंकर्स और इंतहाई मजबूत इमारतों को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। देखिए, ईरान ने जहाँ पे भी अपनी एटमी तनसीबात लगाई हैं, वहाँ पे इसराइल बार बार नकब लगाता है। उन्होंने ईरान के एटमी साइंटिस्ट को भी कत्ल किया था। ईरानियों के ऊपर उन्होंने जहाँ जहाँ पे उनकी एटमी तनसीबात हैं वहाँ पे कई दफ़ा हमले भी किए हैं, और इसराइल कोई ना कोई एक्टिविटी, कार्रवाई ऐसी करता रहता है। अब इस मरतबा उनको कमी इस बात की थी कि जो ईरान के ज़ेरे ज़मीन बंकर्स हैं, जहाँ पे वो अपनी एटॉमिक टेक्नोलॉजी को रखते हैं और जहाँ से वो अपनी एटमी सलाहियत को तैयार कर रहे हैं, वो उनको तबाह नहीं कर पाता था क्योंकि वो ज़ेरे ज़मीन है। और दूसरा, उन्होंने जो बम प्रूफ इमारतें बनाई हुई थी, उनके ऊपर कोई नॉर्मल रॉकेट्स और मिसाइल ये उन पर अटैक नहीं कर सकते थे। तो ईरान ने काफ़ी खुफिया और मजबूत अपना मैकेनिज़्म बनाया हुआ है एटमी सलाहियत के हुसूल के लिए। अब हाल ही में अमेरिका ने दावा किया है कि उन्होंने GBU-72 बमों का कामयाब तजर्बा कर लिया है। इन बमों को F-15 ईगल या कोई भारी जो लड़ाका तैयारे हैं उनके ज़रिए से गिराया जा सकता है, और जो इसराइल के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है, अगर कुछ अच्छे बड़े ड्रोन्स हैं तो उनके ज़रिए से भी कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इनको थ्रो किया जा सकता है। तो ये बम अटैक करने के लिए ईरान की एटमी तनसीबात पर इसराइल ने अमेरिका से लेने का फ़ैसला किया है, और उसके लिए मुबैना तौर पे ये खसूसी बजट $1.5 बिलियन का रखा गया है। इसराइली रिपोर्ट में बताया गया है कि ये बम ईरानी एटमी साइट्स पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमेरिका ने सन 2009 में खुफिया तौर पर इसराइल को छोटे मॉडल के GBU-28 बम फरोख्त किए थे। अलबत्ता ये मालूम नहीं हो सका कि ये जो बम अमेरिका ने दिए थे ये इंतहाई मजबूत तनसीबात को नुकसान पहुंचा सकते थे या नहीं। लेकिन मौजूदा रिपोर्ट के मुताबिक GBU-72 बमों के नए अमरीकी तजर्बात ईरान के लिए वार्निंग है, ताकि तेहरान को वियना मुज़ाकरात में संजीदगी के साथ शिरकत पर मजबूर किया जा सके। यानी वो ईरान के ऊपर दबाव डाल रहे हैं इस तरह के हथियार दिखाकर, डेटरेंस कायम करके, कि ईरान मजबूर होकर मुज़ाकरात के अंदर अमेरिका की और इसराइल की और बाकी मुल्कों की बात माने, और मुज़ाकरात से फ़रार के ख़तरात और नताइज से ख़बरदार उसको किया जा सके। ये इसराइली अखबार ने लिखा है, ये उनका मौक़िफ़ है। सितंबर में इसराइली आर्मी चीफ जनरल कोचावी ने कहा था कि तिल बैब ने ईरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने की तैयारी मज़ीद तेज़ कर दी है। उन्होंने कहा कि दिफाई बजट का एक बड़ा हिस्सा इस मकसद के लिए मुख्तस किया गया है। देखें, अगर ये ईरान के ऊपर इस तरह का अटैक करेंगे तो ईरान रुकेगा नहीं, वो जवाबी हमला करेगा, वो जवाब देगा, और फिर हिजबुल्लाह भी एक्टिव हो जाएगी। बाकी जो तंजीमें जो ईरान के ज़ेरे असर हैं मिडल ईस्ट में, वो भी एक्टिव हो जाएंगी, और इसराइल को एक बड़े ख़तरे का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या इसराइल एक बड़ी जंग के लिए तैयार है? अमेरिका अपने आप को डिसंगेज कर चुका है जंगों से, अपने आप को बाहर निकाल रहा है। कुछ नई जगहों के ऊपर वो पंगेबाजी भी अमेरिका की चल रही है, लेकिन
मुमकिन है कि अमेरिका इसराइल की मदद के लिए आए, क्योंकि इसराइल का सबसे बड़ा इस दुनिया में इत्तेहादी और हमायती जो है वो अमेरिका है, जो उसको हमेशा अपनी वेटो पावर के ज़रिए से अक़वाम मुत्तहिदा में बचाता है और अपने असर रसूख के ज़रिए से दुनिया के हर फोरम पे इसराइल को सपोर्ट करता है। वैसे फ्रांस भी इसराइल को सपोर्ट करता है, यूनान भी इसराइल को सपोर्ट करता है और कुछ अरब ममालिक हैं, अब वो भी इसराइल को सपोर्ट करते हैं। जहाँ तक अरब ममालिक की बात है, मैंने जिक्र किया तो ये खबर इससे जुड़ी हुई भी है। नरेंद्र मोदी की भारतीय हुकूमत ने कहा है कि दुबई मकबूजा कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीरात के मुआहदे पर दस्तखत कर चुका है। मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका, एक ऐसा इलाका जहाँ पे मुसलमानों के साथ जबरी सलूक किया जा रहा है, वहाँ मुसलमानों को कैद किया गया है, दुनिया भर की तंजीमें उसके ऊपर बात कर रही हैं, वहाँ मुसलमानों के हकूक़ को दबाया गया है, उनको नमाज पढ़ने की, कुर्बानी करने की, इज्तिमात करने की, नमाज जनाजा अदा करने की आज़ादी नहीं है, वहाँ उनको दबाया गया है। वो बेचारे आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और एक ऐसे मुतनाज़ इलाके में जिसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, जाकर दुबई इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और ये नरेंद्र मोदी ने इस बात को कंफर्म किया है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस हवाले से दुबई की हुकूमत से बात करनी चाहिए, यूएई को ये कहना चाहिए कि आप भारत में इन्वेस्टमेंट करें, जितनी मर्जी करें। कश्मीर एक मुतनाज़ टेरिटरी है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, तो आप अपनी डेवलपमेंट को कश्मीर में ले जाने से गुरेज करें। हाँ, आप इंसानी बुनियादों पे इमदाद दे सकते हैं, आप वहाँ के लोकल्स की मदद कर सकते हैं, बैनुल अक़वामी इदारों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर तरक्याती मनसूबे नहीं बना सकते। अब इस पे पाकिस्तान के खिलाफ जो इंडियंस हैं वो ये कहते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान में भी आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान के रीजन्स के अंदर तरक्याती काम हो रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, सी पैक वहाँ से गुजरा है, तो वो भी तो मुतनाज़ इलाका है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान में कोई आज़ादी की तहरीक नहीं चल रही। ये जितने लोग हैं कश्मीर में, पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में, या जितने लोग गिलगित बल्तिस्तान में, वो सारे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, सब इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, जहाँ पे खुशियाँ हैं, हालात उतने बुरे नहीं हैं। लेकिन इंडिया के अंदर आज़ादी की तहरीक चल रही है, यहाँ पे हमने कोई फौज नहीं बिठाई हुई, गली मोहल्लों में कर्फ्यू नहीं लगाया हुआ, वहाँ पे 8 से 9 लाख फौजी पूरी की पूरी आबादी को घेर कर बैठे हुए हैं और बुरा हाल कर दिया उन्होंने कश्मीरियों का, कर्फ्यू लगा लगा के, जुल्म और जबर कर करके। तो दोनों की ज़मीन आसमान का फ़र्क है सूरत हाल में। और क्योंकि दुबई एक मुसलमान इलाका है और यूएई एक मुसलमान मुल्क है, मेरे ख्याल में उनको इस बात का पास रखना चाहिए था और इस बात का ख्याल करना चाहिए था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस पर आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए इस खबर की सदाकत को देखते हुए, और यह खबर डॉन न्यूज़ में छपी है। अब आखिर में एक और इशू की तरफ मैं आता हूं कि जो आकोस मुआहिदा किया है ऑस्ट्रेलिया ने, अमेरिका ने और बरतानिया ने, अब ये बरतानवी अखबार द गार्डियन ने उसके ऊपर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उनके डायरेक्टर जनरल रफाइल ग्रोसी ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो उस पर छापा है, और उसके साथ साथ जो अक़वाम मुत्तहिदा का स्टेटमेंट है वो भी इसके अंदर छापा गया है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूक्लियर आबदोज के मुआहदे को दीगर ममालिक भी मिसाल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लिए मिसाल बना सकते हैं, और इससे एटमी हथियार हासिल करने की एक नई दौड़ इस दुनिया के अंदर शुरू हो जाएगी। यानी दुनिया का हर मुल्क चाहेगा कि उसके पास भी एटमी सलाहियत रखने वाली आबदोजें मौजूद हों। यही काम रशिया, चाइना बहुत बड़े पैमाने पर करेंगे, यही काम इंडिया, पाकिस्तान कर सकते हैं, यही काम दुनिया के दीगर मुल्क करना चाहेंगे। जो अरब ममालिक हैं, जो समंदरों के किनारे हैं, वो भी चाहेंगे उनके पास एटमी सलाहियत रखने वाली आबदोजें मौजूद हों। इसराइल भी ऐसी ख्वाहिश रखेगा। फिर दुनिया में एक नए तरह के ख़तरनाक हथियारों की भरमार हो जाएगी और समंदर के अंदर चलती फिरती इंसानियत की मौत मौजूद होगी। तो ये मुआहिदा कोई अच्छी मिसाल नहीं है। उन्होंने आकोस मुआहिदे के कानूनी पहलुओं और उसके महफूज होने का जायज़ा लेने के लिए एक स्पेशल टीम भेजी है। अगर इस मुआहिदे पर अमल दरामद होता है तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला मुल्क होगा जो एटमी हथियार ना होने के बावजूद एटमी आबदोजें बना सकेगा। फिर तो कोरिया भी कहेगा हमें बनानी है, जापान भी इस काम में आएगा। इस मुआहिदे से 1968 में होने वाली न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उस पर सवालात उठ जाएंगे। यानी बहुत सारे मुल्क हैं वो एटमी सलाहियत नहीं रख सकते, फिर आप ईरान को भी अलाउ करें कि वो अपनी आबदोजों के अंदर एटम बम लगा दे और वहां से वो अटैक कर सके। तो ये एक नई दौड़ दुनिया में शुरू हो जाएगी। इसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा ने कमेटी बनाई है और वो इस मुआहिदे का जायज़ा लेने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये तो जायज़ा ले रहे हैं, दूसरी जानिब जो इनके मुखालफीन हैं वो क्या कर रहे हैं?
ग्लोबल टाइम्स ने खबर छापी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि चीन और रूस की हमांगी जो ऑक्स का मुआहदा है उसका मुकाबला करेगी। ये ग्लोबल टाइम्स कह रहा है, क्योंकि आजकल रूस और चीन मिलकर समंदर के अंदर बहरी जंगी मशकें कर रहे हैं और वो तैयारी कर रहे हैं कि ये जो एटमी आबदोज़ें हैं या अमेरिकन सलाहियत है समंदर के अंदर, उससे दोनों मिलकर कैसे निपट सकते हैं। और अमरीकी इत्तेहादी और अमेरिकन अगर बहुत बड़ी तादाद में आते हैं तो रशिया और चाइना को कितनी ताकत जमा करनी होगी इन सब का मुकाबला करने के लिए। वो इस पे काम कर रहे हैं। चीन और रूस की मुश्तरका बहरी मशकें जो जुमेरात को बहरा जापान में शुरू होगी, अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के माबैन ऑक्स मुआहदे का मुकाबला कर सकती हैं। इन मशकों से बीजिंग और मॉस्को को अमेरिका के ज़ेरे क़यादत जो एक इत्तेहाद बना हुआ है या जो वो घेरा डाल रहे हैं उसको तोड़ने में मदद मिलेगी। ऑक्स मुआहदा मगरबी बहरुल काहिल को मज़ीद गैर मुस्तहकम कर सकता है। ये साउथ चाइना समंदर की मैं आपको बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों ममालिक इन पानियों में ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ करेंगे। अमेरिका अपने स्ट्रेटजिक हरीफों पर काबू पाने के लिए मगरबी पैसिफिक और इंडो पैसिफिक में मज़ीद ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम कर रहा है। इससे चीन की समुद्री सलामती पर मनफी असर पड़ेगा। रूस और चीन की बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। रूस और चीन का एक मजबूत और काबिल एतमाद पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है और रूस चीन का ऐसा पार्टनर है, ये चाइनीज़ सरकारी अखबार लिख रहा है। इसी वजह से चीन और रूस के दरमियान ये मशकें एक आला सतह का बामी एतमाद पैदा कर रही हैं। इन मशकों में चीन ने अपना एक ताज़ा तरीन डिस्ट्रॉयर भेजा है, जबकि रूस ने अपने पैसिफिक फ्लीट में से एक अहम फोर्स को इसके अंदर शामिल किया है। इससे जाहिर हो रहा है कि चीन और रूस दिफाई ताउन को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। पिछले कुछ अरसे में अमेरिका ने जनूबी चीन के समंदर में जंगी सरगर्मियां तेज़ की हैं। मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया भी था। और ये आबनाए ताइवान में से भी गुजरे हैं, यानी ताइवान और चीन के दरमियान जो समुद्री इलाका है वहाँ से ये मुसल्लह तरीके से गुजरे हैं अपने साथी कनाडा के साथ। तो ये एक इत्तेहाद है जहाँ पे कनाडा है, बरतानिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। जापान अपने आप को थोड़ा बाहर रखता है और भारत चाइना के मामलात में ज़्यादा पड़ता नहीं है, क्योंकि फिर चाइना ऊपर से भारत को मारता है बहुत ज़्यादा। अभी उन्होंने नए हथियार लगाए तिब्बत के इलाके में, ऊपर जो लद्दाख का रीजन है वहाँ पे, तो उसकी वजह से भारत पहले ही बहुत परेशान है। लिहाजा भारत उस तरह का पंगा नहीं करता, लेकिन फिर भी ये चार ममालिक बार बार चैलेंज करते हैं आकर चाइना को, और चाइना ने अब रशिया के साथ खड़े होकर और उसको अपने साथ मिलाकर वापस एक तगड़ा जवाब दिया है इन जंगी मशकों के जरिए से। दूसरी जानब रूस और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग का दौर दोबारा शुरू हो गया है। रूस ने कहा कि सेंट्रल एशिया में हमें अमेरिका की मौजूदगी कबूल नहीं है, हम तस्लीम नहीं करेंगे, हम उनको यहां नहीं आने देंगे। उसके बाद अमेरिका ने भी बदला लेना था, उन्होंने लिया और अमेरिकन चले गए वहां पे जहां पे रूस का ईस्टर्न यूरोप के साथ पंगा चल रहा है, यानी यूक्रेन, साथ जॉर्जिया, साथ रोमानिया। इन मुल्कों का दौरा कर रहे हैं अमेरिकन वजीर दिफा, और वहां पे जो क्रीमिया का इशू है रूस का, उसके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं ब्लैक सी के अंदर जाके, या बहरे अस्वद कहते हैं उसको। तो वहां पे जाके अमेरिका रूस को चैलेंज कर रहा है। अब अमेरिका भी जवाब दे रहा है, रूस भी जवाब दे रहा है। रूस ने एक मीटिंग बुलाई थी अफगानिस्तान को लेकर, इलाकाई ममालिक को, तो उसमें रूस ने कहा कि तालिबान की अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने की कोशिशों को रूस तस्लीम करता है, और रूस, चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान को इमदाद फराहम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो इस वक्त तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। मदद हम करेंगे, अभी फिलहाल हम तस्लीम नहीं कर सकते, ये रूस ने कहा है। दूसरी जानिब अमेरिका दावत मिलने के बावजूद रूस या मॉस्को में होने वाले इन मुज़ाकरात के अंदर शामिल नहीं हुआ, जिस पर रूस ने कहा है कि अफगानिस्तान मुज़ाकरात में अमरीकी अदम शमूलियत अफसोसनाक है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोफ ने अफगानिस्तान के हवाले से मॉस्को मुज़ाकरात में अमरीका की अदम शमूलियत पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए तालिबान की कोशिशों का एतराफ़ करता है, और साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी काम कर रहा है, चाइना भी काम कर रहा है, रूस भी काम कर रहा है, बाकी ममालिक भी कर रहे हैं, और जो ख़राब करके गया अमेरिका, जो जिम्मेदार है, वो अब जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहा, बल्कि वो चीज़ों से भाग रहा है, और ये अफसोसनाक है। दूसरी जानिब अमेरिका ने उल्टा इल्ज़ाम रशिया के ऊपर लगा दिया है। इसीलिए मैंने कहा कि यह सर्द जंग का दौर चल पड़ा है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन बहरे अस्वद खित्ते के मुल्कों के दौरे पर हैं। मैंने आपको पहले बताया कि वो मौजूद वहीं पर है, क्रीमिया के पास, यूक्रेन, जॉर्जिया, रोमानिया, वो वहाँ पे मौजूद हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में अपने क़याम के दौरान उन्होंने रूस पर सख्त नुक्ताचीनी की है। ऑस्टिन ने कहा कि मॉस्को यूक्रेन के मगरबी दिफाई इत्तेहाद
नेटो में शमूलियत की ख्वाहिश को किसी भी सूरत में वीटो नहीं कर सकता। इनको हम शामिल करना चाहते हैं नेटो में। उन्होंने कहा कि रूस इस खित्ते में अमन की राह में रखना बना हुआ है। ऑस्टिन ने अपने यूक्रेनी हममनसब आंद्रिये टैरान के साथ मुलाकात के दौरान कहा कि यह बात बिल्कुल वाज़ेह रहनी चाहिए कि यह जंग रूस ने शुरू की है और रूस इसके पुरअमन हल की राह में रुकावट बना हुआ है। हम एक बार फिर रूस से अपील करते हैं कि वो क्रीमिया पर अपना कब्जा ख़त्म करे। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो की है। अगर आप क्रीमिया का कन्फ्लिक्ट समझना चाहते हैं कि यूक्रेन और रूस के दरमियान क्रीमिया के मामलात के ऊपर क्या लड़ाई है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। मशरकी यूक्रेन में जंग को रोक दे फौरी तौर पर रशिया, ये अमेरिका ने मुतालबा किया है और जो बहरा असवद का ये इलाका या ब्लैक सी का, वहाँ पे तसल्लुत को अपने ख़त्म करे। अब ये सर जंग भी चल रही है, इस पर भी नज़र रखेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।